हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम आर्टिकल नंबर 16 पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने आर्टिकल 15 को कंप्लीट किया था। आर्टिकल 15 के जो 6 पॉइंट थे हमने दो पार्टों में उनको बांटा और दो पार्टों में पढ़ा। एक पार्ट वो था जो मूल संविधान में ही उनको ऐड कर दिया गया था, आर्टिकल 15 का 1, 2 और 3। दूसरी वीडियो में हमने आर्टिकल 15 का 4, 5 और 6 पढ़ा, जिनको भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। उनको जैसे समय समय पर जैसे जरूरत लगती है उसी हिसाब से भारतीय संविधान में संशोधन होता रहता है, आर्टिकल्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारी वीडियो है वो आर्टिकल नंबर 16 पे है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है पब्लिक पॉलिसी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नियोजन की बात करता है, लोक नियोजन की समानता की बात करता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट है, 16 का 1, 2, 3 और 4। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 16 का 1 से। आर्टिकल नंबर 16 यानी कि अनुच्छेद 16 का 1। देखिए, राज्य के द्वारा, सबसे पहले राज्य शब्द आ गया इसमें। राज्य का मतलब मैंने आर्टिकल नंबर 14 में आपको स्पष्ट तरीके से बताया था कि आर्टिकल नंबर 14 में राज्य जो कह रहा है अगर संविधान, तो राज्य के अंदर कौन कौन आ रहा है। राज्य के अंदर यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि जो भी है वो सब राज्य के अंतर्गत उसमें आ रहा है। ठीक है, न्यायपालिका को छोड़कर अभी वही राज्य है। ठीक है, वही सब है जो आर्टिकल 14 मैंने बताया था, तो उसी आधार पर राज्य है। राज्य के लिए कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार सभी नागरिकों को अवसर की समानता, सभी नागरिकों को। यानी कि सपोज कर लो कि कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई जो वैकेंसी निकलती है, नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है, तो अब ये नहीं है वो किसी खास तौर से एक ही स्पेशली एक ही जाति के लिए हो, एक ही धर्म के लिए हो, या एक ही लिंग के लिए हो, फीमेल के लिए हो या मेल के लिए हो, या एक ही क्या नाम है जन्म स्थान वालों के लिए हो, ठीक है, या एक ही राज्य के लिए हो। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 16 का 1 कहता है। यानी कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे अब सपोज कर लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वैकेंसी आए और उसमें केवल ये कह दिया जाए कि हिंदू धर्म के लड़के या लड़कियां ही इसमें फॉर्म डालेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम धर्म के लड़के लड़कियां ही इसमें फॉर्म डालेंगे, या कोई जाति को आधार बनाकर फॉर्म नहीं निकाला जा सकता, किसी धर्म को आधार बनाकर नहीं निकाला जा सकता। यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा। अगर कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें ना कोई धर्म देखी जाएगी, ना जाति देखी जाएगी, ना जन्म स्थान देखा जाएगा, ना निवास देखा जाएगा, ना रंग देखा जाएगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 का 1 यही कहता है, सभी को लिए अवसर की समानता दी जाएगी, सभी के लिए। ठीक है, अब लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि वो जो कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसमें क्या आपकी योग्यता मांगी गई है। अगर आप उस पर उतरते हैं, आपके पास वो योग्यता है, तभी आप फॉर्म डाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि जैसे एज मांगी जाती है 18 और आपकी है 17 साल, आप कह दो कि वैकेंसी निकली और हमें अवसर नहीं दिया गया इसमें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास वो सब कंडीशंस हैं जो उस वैकेंसी में दी गई हैं, अगर उनको सभी कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं, वो उन पर पूरा उतरते हैं, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 16 का 1 कहता है। अब आर्टिकल 16 का 2 देख लीजिए। आर्टिकल 16 का 2 कहता है राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार नागरिकों के साथ। देखिए सुनो, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार, आर्टिकल 16 का मतलब है नियुक्ति और रोजगार। लोक नियोजन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों की बात कर रहे हैं। लोक नियोजन का मतलब नौकरियां, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर सरकारी सेक्टर से हो, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारी स्टार्टिंग जो हो रही है ना, वो राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार, यहां तक तो नियुक्ति एवं रोजगार तक राज्य से लेकर, ये तो बिल्कुल हर आर्टिकल में सेम मिलेगा आपको। इसके आगे फिर जो मेन पॉइंट है जो आर्टिकल में लिखा गया है वो है, ठीक है, तो इसमें क्या है, नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, जन्म स्थान प्लस निवास व अवजनन मतलब वंशज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या कहा, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। नागरिकों के साथ केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रजाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान प्लस निवास के नाम पर, या फिर वंशज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 16 के 1 मैंने बताया था, आप किसी भी जाति से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म निकलने हैं तो आप भरोगे। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी प्रजाति से हो,
प्रजाति का मतलब है जैसे साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं, ठीक है, या फिर कुछ पूर्वी भारत के हैं, तो वो प्रजाति जैसे कह देते हैं तू तो बिल्कुल चाइनीज टाइप का लग रहा है, उस टाइप के, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, वो प्रजाति, उनके आधार पर नहीं किया जाएगा भेदभाव, लिंग के आधार पर नहीं कि आप महिला फॉर्म नहीं डाल सकती, आप पुरुषों फॉर्म नहीं डाल सकते, केवल महिलाओं के लिए है या केवल पुरुषों के लिए है, तो उसके आधार पर नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। मैं कोई फॉर्म निकल रहा है, कह दे कि हम यूपी के हैं तो हम फॉर्म नहीं डालेंगे, हम कि आप मध्य प्रदेश के हो तो आप फॉर्म नहीं डालोगे, आप हरियाणा के हो तो आप फॉर्म नहीं डालोगे, यानी फॉर्म निकल रहे हैं तो सभी उसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि स्पेशली किसी एक ही राज्य के लिए स्पेशली या किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए फॉर्म निकले और उसमें स्पेशली मना कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, राजस्थान के लिए नहीं है, यानी कि फॉर्म निकल रहे तो सभी डालेंगे उसमें, ठीक है। और दूसरा अवजनन, यानी कि वंशज के आधार पर, जैसे सपोज करो किसी की माता जी है वो विदेश की है, भारत में रह रही है, या पिताजी विदेश के हैं वो भारत में रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता तो कहाँ की, भारत की है ना उनके पास वंशज। अब सपोज करो कि कोई जैसे पुराने समय में जब अंग्रेजों का राज था, शासन था, पुर्तगाली भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहाँ पे शादी भी कर ली, तो पिताजी कहाँ के हो गए, विदेशी हो गए, लेकिन माताजी भारत की हो गई। अब उनके औलाद से कहने लगे तुम्हारे तो पिताजी भारत के हैं, ठीक है, तुम्हारे जो वंशज है वो तो भारत के हैं, तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, सॉरी बाहर के हैं तो नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा उसके आधार पर नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता है। सबसे पहले बात जो होती है उसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है अगर योग्यता, वो ये कहता है अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर आप भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक कब होगे, जब आपके पास भारत की नागरिकता होगी। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि वंशज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका यही मतलब है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार, कोई राज्य के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति हो रही है, कोई भी रोजगार अगर दिया जा रहा है तो नागरिकों के साथ केवल उनके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या फिर वंशज के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 16 का 2। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 का 3। आर्टिकल 16 का 3 कहता है राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम है, हर आर्टिकल में सेम मिलेगा। राज्य के अंतर्गत कोई नियुक्ति या फिर कुछ रोजगार होता तो राज्य के अंतर्गत ही आता है ना। राज्य की परिभाषा मतलब राज्य के अंदर संविधान के हिसाब से राज्य के अंदर कौन कौन आता है, ये आर्टिकल नंबर 14 मैंने पढ़ा है, उसको अच्छी तरह से देख लें कि राज्य के अंतर्गत आखिर आता कौन कौन है। उसके अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं में किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। देखिए अब तक तो अवसर दे रहा था, आर्टिकल नंबर 16 का 1 और 16 के 2 में अवसर दे रहा था, कोई भेदभाव की बात नहीं की इसमें कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 के 3 में भेदभाव के लिए बोल दिया। अब देखिए जैसे हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, आर्टिकल 14 पढ़ा था, उसमें शुरू के जो आर्टिकल थे वो समानता की बात करते थे, लेकिन आर्टिकल के लास्ट के जो आर्टिकल होते थे वो भेदभाव यानी कि वो आरक्षण से संबंध हो जाते थे। एक स्पेशली कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से वो आर्टिकल बात करते थे। तो स्वयं यहीं पर आर्टिकल नंबर 16 का 3 भी वही बात कह रहा है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं में किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इस भेदभाव के लिए संसदीय विधि आवश्यक है। इस आर्टिकल का मतलब क्या है, जैसे खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई वैकेंसी निकलती है या फिर मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, या किसी भी मतलब एक स्टेट की कोई वैकेंसी अपनी निकालता है और उस वैकेंसी में उस स्टेट के यानी कि उस राज्य के मुकाबले अदर राज्य से बच्चे ज्यादा उसमें कैंडिडेट शामिल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है। उसको देखते हुए वह राज्य वह स्टेट एक पॉलिसी बना सकता है, जो पॉलिसी कौन संसदीय विधि होगी, केवल उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हम प्राथमिकता जो देंगे सबसे पहले अपने लोगों को देंगे, यानी कि लोकल के लोगों को देंगे। लोकल कौन, जिस राज्य में वो वैकेंसी निकल रही है उसको देंगे। जैसे राज्यों में होता क्या है, जैसे अदर स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होती है वो, लेकिन ऑल इंडिया के केवल और केवल कुछ परसेंट का ही आरक्षण होता है, कुछ ही परसेंट टोटल वैकेंसी का कुछ ही परसेंट होता है कि 5% या फिर 10%। कहीं कहीं 5% है राज्यों में, कहीं कहीं 10% है। जैसे कि 100 वैकेंसी अगर निकलती है किसी राज्य में, सपोज करो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की 100 वैकेंसी निकली। अब इन 100 वैकेंसी में उत्तर प्रदेश या तो 5% का
या तो 5% के लिए बोलेगा कि भारत के अंदर जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके सभी बच्चे या तो 5% हम 100 में से 5% वैकेंसी उनके लिए देंगे या फिर 10% देंगे। वो पॉलिसी अपनी होगी उनकी कि वो कितना परसेंट अदर स्टेट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है वो ये कहते हैं 100 वैकेंसी है, 100 के 100 जर्नल की है, तो जर्नल में 100 के 100 में सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी राज्य के लिए स्पेशली कोई परसेंट नहीं दे रहे, बल्कि जो भी सिलेक्शन लेकर आएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, सबसे पहले ये देखा जाएगा इस आर्टिकल नंबर 16 के 3 में कि हमारे लोकल के लोगों को हम मान्यता देंगे। सबसे पहले जो अवसर दे रहे हैं हम अपने लोकल के लोगों को दे रहे हैं। बाहर के लोग आके जो सीट, जैसे मध्य प्रदेश, खासतौर से मध्य प्रदेश में होता है कि पुलिस की वैकेंसी में अदर स्टेट बहुत आता, अदर स्टेट बहुत आता। तो चक्कर क्या है, वो ये 16 का 3 ये कहता है राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इस भेदभाव के लिए संसदीय विधि जरूर, यानी कि संसदीय कानून बनेगा। संसदीय कानून बनेगा एक, जिसमें ये कानून किस लिए होगा, ये इसलिए होगा कि हम सबसे पहले जो अवसर देंगे वो अपने लोगों को देंगे जहां से वो वैकेंसी निकल रही है। उसके बाद उसका कुछ परसेंट अदर स्टेट के लिए दे भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का अदर स्टेट शामिल नहीं होगा। ये भेदभाव वाली बात करता है आर्टिकल नंबर 16 का 3, ठीक है, याद रखें। आर्टिकल नंबर 16 का 4 देख लीजिए। 16 का 4 कहता है राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम ही है, हर आर्टिकल सेम क्या है, कहां तक, नियुक्ति एवं रोजगार में। अब यहां से अगर मेन पॉइंट बात करते हैं, में नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों में आरक्षण दिया जाएगा। अब ये यदि सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, यानी कि सपोज देखिए भारतीय जब संविधान बना था, यानी कि 1950 में लागू हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ। और 1950 में होने के बाद में हुआ क्या था कि 1950 में मद्रास सरकार ने, जब हमारा आर्टिकल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आर्टिकल 46 के आधार पर इन्होंने मद्रास की कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाति पे क्या दे दिया, जाति के आधार पर एडमिशन देने शुरू कर दिया। लेकिन वहां चंपकम दोराई राजन थी जिन्होंने केस डाल दिया इस आधार पर कि ऐसा नहीं होगा, ये भेदभाव है। और उसमें क्या था, आधार था मद्रास का यही था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 46 का आधार पर हमने दिया है। लेकिन जो वो चमकम दोराई राजन केस था, उन्होंने कहा था कि हमारे मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन हो गया इसमें। तो उसमें जो दोनों में मौलिक अधिकार को ऊपर रखा गया था, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। मौलिक अधिकार को, यानी कि जो जीत हुई वो चमकम दोराई राजन की उसमें जीत हुई थी। तो वहां से हमारा आरक्षण स्टार्ट होता है, वहां से हमारा क्या होता, आरक्षण को देखा गया। वहां से स्टार्टिंग कहां से हुई, वहां से आरक्षण को देखा गया। सबसे पहले जो आरक्षण दिया था वो 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने दिया था, जो गैर कांग्रेस सरकार थी। उसमें 27% आरक्षण दिया था केंद्रीय वैकेंसियों के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस थे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जो चरण आया, दूसरे चरण में ये हुआ कि 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, यानी कि कांग्रेस सरकार थी, और उसने सभी केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, सभी में आरक्षण लागू कर दिया। ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, सभी के लिए, सभी में आरक्षण उसमें लागू कर दिया 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने। फिर 2019 में क्या हुआ, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 2019 ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण उन्होंने दे दिया। यानी कि कंटिन्यू जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऐसी ऐसी आरक्षण की सीमाएं बढ़ती चली गई, ठीक है। सब वही बात करता है कि अगर देखिए जब जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ था, उस समय क्या नाम, जाति व्यवस्था भी बहुत थी। उस टाइम जाति भी बहुत ज्यादा फोकस में थी कि मेरी जाति ये है, उच्च जाति का, निम्न जाति का। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस सभी को देखते हुए आर्टिकल नंबर 16 का जो 4 था वो ऐड इसी हिसाब से किया था कि जो वैकेंसी होती है उसमें जो कम छोटी जाति के लोग बहुत कम आ रहे थे, प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा था। तो उसी आधार पर जोड़ा गया कि नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों में आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। जैसे कोई वैकेंसी यूपी के अंदर निकलती है, फिर मैं इसी एग्जांपल को लूंगा, किसी यूपी के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें 100 पोस्ट होती है। कितनी वैकेंसी है, 100 पोस्ट है यूपी के अंदर, और इन 100 में 100 के 100 कौन से जर्नल सेलेक्ट हो गए, जर्नल के जर्नल सेलेक्ट हो गए। ये अभी सपोज कर लो कि ये मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, संविधान लागू होने की बात। 100 वैकेंसी निकली यूपी के अंदर, 100 के 100 कौन हो गए, जनरल की भर्ती हो गई। अब इसमें ना तो ओबीसी आया, ना एससी आया, ना एसटी आया। अब इसी के आधार पर क्या हुआ, जो ओबीसी था
यानी कि पिछड़ा वर्ग जो एससी था एंड जो क्या था एसटी था। अब इसका तो प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ, ये तो नहीं आए, तो जब ये नहीं आए तो इसी के आधार पर क्या करा, इस आर्टिकल नंबर 16 का 4 जोड़ा गया कि प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा है। तो प्रतिनिधित्व जब पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा उनको। क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो 16 का 4 आरक्षण की बात करता है। अगर किसी भी वैकेंसी में प्रतिनिधित्व अगर किसी पिछड़े वर्ग का पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें आरक्षण की बात ही करता है 16 का 4। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। 16 का 1 कहता है हम सभी नागरिकों को अवसर की समानता देंगे। सभी नागरिकों को कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा, वो चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी उसका चाहे कोई भी जन्म स्थान रहा हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब 16 का 2 कहता है कि नागरिकों के साथ केवल उनके धर्म के नाम पर जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या अवजन्म मतलब वंशज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी कोई भी उसका लिंग हो, यानी कि चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, या फिर उनका कोई भी जन्म स्थान ना हो, या फिर उनके जो वंशज है चाहे ये उनके पिताजी बाहर के हो या माताजी, लेकिन केवल और केवल जो बच्चा फॉर्म डाल रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तो वो फॉर्म डाल सकता है। इस आधार पर, वंशज के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का 3 कहता है राज्य के अंतर नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। अब तक भेदभाव नहीं हो रहा था यहां तक, लेकिन यहां से भेदभाव शुरू होगा। लेकिन ये भेदभाव लोकल के लोगों के लिए हो सकता है और उसमें भी संसदीय विधि जरूरी है। लोकल के लोगों के लिए भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी संसदीय विधि जरूरी है। 16 का 4 कहता है कि नागरिकों को किन्हीं वर्गों में आरक्षण दिया जाएगा यदि वह वर्ग किसी भी वैकेंसी में क्या होगा, उसका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होगा। अगर प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता है तो आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो जब आर्टिकल 16 का 4 बना था तो ये जब संविधान बना था उसी समय दिया गया था, और उसी समय जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, यानी कि निम्न जो कैटेगरी के लोग थे, निम्न कैटेगरी के लोग, उनको अनदेखा किया जाता था उस समय पे। और इसी कारण भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। भारत में विविधता को देखते हुए भारत में लोग एक दूसरे की जाति के आधार पर लड़ रहे थे बहुत ज्यादा, और उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने काफी लंबे समय तक भारत में राज किया। ठीक है, सिर्फ इसी को आधार बना है। तो इसी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 16 का 4 जोड़ा गया, यानी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें प्रतिनिधित्व पूरा किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए ये था 16 का 4 मतलब आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन की समानता। हम आर्टिकल नंबर 14 से 18 पढ़ रहे हैं, यानी कि समानता की हम बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान का भाग 3। ठीक है, तो चलिए अब कल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 17 जानेंगे, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। वो देखते हैं उसमें क्या है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।